नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, उसमें अपना अगला चैप्टर था ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। देखिए मित्रों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने गोल पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी को बनाए रखें। जिस प्रकार से अपनी जैसे अभी कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही है, वो दिमाग में से निकाल दें। नेगेटिव जो भी थिंकिंग है दिमाग में से निकाल दें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप आत्म केंद्रित होकर अपनी तैयारी कीजिए। जिस प्रकार से अपन यूट्यूब पे कोई वीडियो अपने लिए जो उपयोगी है उसको खोल तो दिया अपन ने, लेकिन 1 मिनट भी नहीं देखा आपने, 1 मिनट भी उस वीडियो को नहीं देखा, और फिर दूसरे वीडियो को खोल दिया, उसको 20 सेकंड भी नहीं देखा, फिर अगले वीडियो को खोल दिया। इस प्रकार से अपन कोई 10-20 वीडियो अपन खोल देते हैं और घंटों तक अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर जाते हैं। देखिए मित्रों, अपना जो मन होता है ना, वो एक बार अपने सही रास्ते पर जाता है, लेकिन अपने पास वो शक्ति नहीं होती है कि उसको अपन कंट्रोल कर सकें, और वो फिर भटकता हुआ दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इस बात को मित्रों थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अपना मन है वो सही जगह पर जाता है, और अपनी जिस प्रकार से अपने सिलेबस में उसी टॉपिक को पढ़िए और वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। जैसे चाहे कैसा भी चैनल हो, उसको अपन वीडियो को खोल दिया है तो फिर ऐसे नहीं है कि फिर उनको मतलब बीच में छोड़ दिए, तो नहीं तो वो काम आएगा, नहीं फिर अगला वाला काम आएगा। आपका दिमाग है वो किसी मतलब अलग तरीके का बन जाएगा, भटकने वाला दिमाग बन जाएगा। तो आप मतलब किसी भी वीडियो को खोलो तो शुरू से लगाकर अंत तक उस वीडियो को जरूर देखिए। और आज अपना जो चैप्टर है, उससे पहले जिस पिछला अपने चैप्टर जिस प्रकार से पढ़ा था कि ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। मैं पूछूंगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था मित्रों? वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए अपना टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। देखिए मैं आपको एक पहले थोड़ा बता दूं, जो ब्रिटिश कालीन जो भारतीय शासन व्यवस्था थी ना, भारत पर ब्रिटिश जो साम्राज्य था लगभग 55% जो भारत के हिस्से पर इनका अंग्रेजों का सीधा डायरेक्ट शासन हुआ करता था। और इसके अलावा एक तो जैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था होती थी, और एक होती थी रियासती शासन व्यवस्था। जो पीछे बसा हुआ जो 45% जो भाग हुआ करता था, उन पर राजाओं का शासन हुआ करता था। राजा भी जो वो हुआ करते थे जिनका मतलब अंग्रेजों से संधियां वगैरह हो चुकी थी। जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय मतलब 565 रियासतें थी। तो ये 565 रियासतों का 45% भाग पर इनका अधिकार हुआ करता था, और 55% जो भाग पर सीधा अंग्रेजी शासन का अधिकार हुआ करता था। तो इसमें भारत में जैसे इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो पहले साथ में ही हुआ करता था, भारत है इधर से दक्षिण का हिस्सा है, ये श्रीलंका को जिस प्रकार से सिलोन कहा जाता था, ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश ये साथ में ही था, म्यांमार करके इधर वाला पूरा पूरा इलाका ये ब्रिटिश शासन के अधीन आता था। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे थोड़ा इसी टॉपिक में। देखिए मित्र, ये टॉपिक है जो क्लास 8 के बच्चे के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो इसमें जो जानकारी बताई गई है वो 8 क्लास के जो एक बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग बताई गई। देखिए अपने सिलेबस के लिए भी ये सफिशेंट है, लेकिन इसको भी अपन आगे जिस प्रकार से अपना लेवल बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से अपन इसका अध्ययन करते जाएंगे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भाषा भारत और दूसरा रियासती भारत। देखिए मैंने अभी बताया कि भारत 2 भागों में विभाजित था, एक तो ब्रिटिश भारत, एक था रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। देखिए ब्रिटिश कालीन जो भारत हुआ करता था उसमें अलग अलग प्रांत थे, और वो कुल कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? जो 11 प्रांतों में बटा हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। जिस प्रकार से अपने अलग अलग प्रांत बनाए हुए थे उनमें गवर्नर बिठाए गए थे, और वो गवर्नर है जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। जिस प्रकार से राजस्थान में अपन कह सकते हैं 1832 में एक जो एजेंट टू गवर्नर जनरल बिठाया गया एजीजी, जो पहला एजीजी था लॉकेट। इसी प्रकार से कुल भारत में 11 एजीजी बिठाए हुए थे उनके अंग्रेजों के द्वारा।
सन 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए 1857 की क्रांति के बाद में जो 1858 का जो एक्ट आता है उसके तहत जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और शासन सीधा किसके नियंत्रण में आ जाता है, इंग्लैंड सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, इंग्लैंड संसद के नियंत्रण में आ जाता है। अब कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। जो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया और जो भारत का जो सचिव हुआ करता था वो इंग्लैंड में बैठता था और यहाँ पर वायसराय या गवर्नर जनरल बिठाया गया था। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके द्वारा नवीन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। देखिए पील कमीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने रीढ़ की दृष्टि से। तो इसमें ये बताया गया था कि जो भारतीय सैनिकों की पहले जो तुलना थी उसकी तुलना में जो यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने जो 1857 का विद्रोह कर दिया था उससे ये अंग्रेज डर गए थे कि कहीं ऐसी लड़ाई और नहीं हो जाए। इसकी तुलना में यूरोपीय जो सैनिक थे उनका अनुपात बढ़ा दिया और फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। अलग अलग रेजिमेंट बना दी गई, जाट है, राजपूत है, गोरखा है, इसी प्रकार से मतलब अलग अलग जाति को अलग अलग प्रकार से अपनी सेना बना दी गई और उसको आपस में ही फूट डालने का प्रयास किया। सरकार की नीतियों के कारण पुलिस, अदालत और पदाधिकारी केवल भूस्वामियों व साहूकारों का पक्ष लेते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पारित कुल अधिनियम इस प्रकार हैं। देखिए भारत सरकार जो अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ अधिनियम उनके द्वारा पारित किए गए थे भारत में शासन करने के लिए, तो वो कुछ अधिनियम इस प्रकार हैं। देखिए पहले ही अधिनियम आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया। इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य शासन में नरम दल को संतुष्ट करने का प्रयास था। देखिए 1861 का जो ये इन्होंने अधिनियम बनाया था, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि भारत में जो नरम दल है उसको शांत किया जाए, उसको संतुष्ट किया जाए। इसके कुछ नियम थे। भारत इस अधिनियम द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो भारतीय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 कर दी। गवर्नर जनरल को कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम तथा आदेश बनाने के अधिकार दिए गए। देखिए गवर्नर जनरल को ये आदेश दिए गए कानून तथा नियम बनाने के लिए। विधान परिषद को अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। विधान परिषद द्वारा पारित कोई विधेयक सपरिषद भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर इंग्लैंड का ताज इसे रद्द कर सकता था। देखिए इंग्लैंड का ताज सर्वोपरि था। इसमें अपन इसको मतलब एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से, ऐसे फैक्टों के माध्यम से पढ़ेंगे, कथन और कारणों के माध्यम से, कथनों के माध्यम से। तो अभी आप इस पार्ट को पूरी तरह से लर्न कर दीजिए। गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या रद्द करने का अधिकार दिया गया। जिस प्रांतीय सरकार में कोई कानून को बनाया जाता है उस कानून को रद्द या लागू करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल के पास में था। अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद संवैधानिक सुधारों की मांग की गई। देखिए अगला जो अधिनियम था इसमें जैसे अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मित्रों 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। देखिए 1892 का जो अधिनियम था इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि इससे चुनाव शुरू करवाए गए। भारत में निर्वाचन पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी।
यानी सीधी जनता के द्वारा नहीं थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया जाता था। देखिए, जो निर्वाचित सदस्य होता था उसको मनोनीत सदस्य कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। देखिए, ये था 1892 का जो भारत परिषद। अगला है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम था। देखिए, भारत में जिस प्रकार से संवैधानिक विकास किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो ये अगला जो तीसरा जो अधिनियम था 1909 का, इसके जन्मदाता भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर लॉर्ड मिंटो थे। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो, और ये मार्लर जो भारत सचिव हुआ करता था, ये इसके जन्मदाता थे। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकारी एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, और इसी कारण मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। और भारत में शासन करने हेतु अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। देखिए, जिस प्रकार से ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया भारत में, इन्होंने जो मुसलमानों और बाकी जो वर्गों को अलग से बांटने का इन्होंने प्रयास किया था, और फूट डालो और राज करो की नीति थी। यहीं से ये मतलब जो सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है मार्ले मिंटो सुधार से। ये एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी नीति थी इनके पीछे, और इनको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है मार्ले और मिंटो को। तो ये इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये अगला कदम उठाया था। और अगला जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 का, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। अब प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। देखो, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। देखिए, प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति लागू की गई। अब प्रांतों में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई 1919 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम को लागू कर ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत में एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए। भारत सचिव को भारत सरकार में से जो वेतन मिलता था, इस अधिनियम द्वारा अब वह अंग्रेजी कोल से मिलना तय किया गया। विषयों को निम्नलिखित रूप से केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया। कुछ विषय थे जो केंद्र और प्रांतों में बांटे गए थे, जिस प्रकार से उनको मतलब सीधा सपोर्ट चाहिए था। भारत के जो प्रांतों के जो छोटे छोटे रियासती जो शासक हुआ करते थे, या प्रांतों का उनको जो सपोर्ट चाहिए था, उनके लिए इन्होंने 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। केंद्रीय सूची के मुख्य विषय। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो अपन 1773 से लगाकर 1947 तक के पूरे जो संवैधानिक विकास, अंग्रेजी संवैधानिक विकास है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कभी टाइम मिला तो। लेकिन अभी जो इसकी दृष्टि से अपन पढ़ते हैं, देखिए केंद्रीय सूची में जो विषय डाले गए जो थे विदेशी मामले, रक्षा, डाक तथा तार और सार्वजनिक ऋण आदि, ये जो थे ये केंद्रीय जो विषय में डाल दिए गए थे। देखिए, विदेशी मामले है, रक्षा का जो मामला है, डाक है, या फिर कोई आवागमन का कोई संसार का कोई साधन है, या फिर सार्वजनिक ऋण वगैरह का काम केंद्र के पास रखा गया। प्रांतीय विषय सूची में क्या रखा गया? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था। इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो कहा जाता है, और 1919 को मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड कहा जाता है। देखिए, मॉन्टेस्क्यू जो था भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड भारत का उसमें गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं अपन। और अगला जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। जो कह सकते हैं अपन, जो इसमें जो अभी अपना भारत का जो संविधान है, उस संविधान का लगभग ढांचा 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। लगभग 200 से ज़्यादा आर्टिकल है जो सीधे भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, यानी अलग अलग संघ में जो डिवाइड कर दी गई थी, संघात्मक शासन व्यवस्था अपन कह सकते हैं। इनको सूचियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया। प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। देखिए, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, और 1935 में ये समाप्त कर दी गई।
इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। देखिए बर्मा जिस प्रकार से म्यांमार पहले भारत के अंदर कनेक्ट था, उसको 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण हो गया। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन हुआ करते थे। देखिए जो केंद्रीय विधानमंडल थे उसके 2 सदन हुआ करते थे। पहला था राज्यसभा और दूसरा था संघीय सभा। राज्यसभा जिस प्रकार से राज्यसभा अभी अपन देखते हैं संसद में वही, और संघीय सभा जिस प्रकार से अपने वर्तमान की लोकसभा को मान सकते हैं अपना, इसे उस सदन कहा जाता था राज्यसभा को। ये एक स्थायी संस्था थी। राज्यसभा में कुल 260 सदस्यों का प्रावधान था। इनमें से 104 देशी रियासतों से और शेष 156 ब्रिटिश प्रांतों के थे, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते थे। देखिए जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो शासन थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उससे 156 सदस्य और 104 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए और प्रति 3 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य छुट्टी पर हो जाते हैं, मतलब उसकी जगह नए सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो अभी ये व्यवस्था भी चली आ रही है। अगला था संघीय सभा। इसे निम्न सदन कहा गया। इस सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता था। इसकी सदस्य संख्या है वो 375 निर्धारित की गई। इनमें 125 स्थानीय देशी रियासतों को दिए गए और जो 250 स्थानों को 246 स्थान सांप्रदायिक व अन्य वर्गों और 4 स्थान अप्रांतीय थे, जो व्यापार तथा श्रम को दिए गए। देखो इस प्रकार से इनका बंटवारा किया गया था संघीय जो सभा का। इस अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। उस अधिनियम के तहत जो विषयों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जैसे प्रांतीय सूची को अभी अपन राज्य सूची भी कहते हैं। तो इन 3 सूचियों में इनको जो है बांटा गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 37 विषय रखे गए। उदाहरण जैसे संघ सूची, इनमें सेना, विदेश विभाग, डाक, तार, रेल, संघ लोक सेवा, संचार, बीमा आदि। और प्रांतीय जो राज्य सूची थी, प्रांतीय सूची उसमें शिक्षा है, भू राजस्व है, स्थानीय स्वशासन है, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगले, खाने, व्यापार, उद्योग धंधे, न्याय, सड़क, प्रांतीय लोक सेवाएं आदि इनमें थी प्रांतीय सूची में। और अगली थी समवर्ती सूची, जो दोनों के लिए सिमिलर हुआ करती थी, जो दीवानी तथा फौजदारी विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और ट्रस्ट, कारखाने, श्रम कल्याण आदि जो थे, ये इन दोनों के अधीन आया करते थे समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला जो अपना बिंदु है वो है सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव। देखिए अंग्रेजी शासन के तहत शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य प्रारंभ में कंपनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ईसाई धर्म का प्रसार करना और प्रशासनिक कार्यों की मदद के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। परंतु इसका प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजी पढ़कर लोग पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति और राजनीति को समझने लगे और उनको ग्रहण करने लगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्मों, रीति रिवाजों की आलोचना किए जाने पर शिक्षित वर्ग ने तर्कपूर्ण विरोध किया। देखिए इन्होंने, अंग्रेजों ने जो ये भारत में शिक्षा प्रणाली लागू की थी, देखो अंग्रेजी जो हुआ करते थे, अंग्रेज जो भारत में काफ़ी संख्या में कम आए थे, इनको यहाँ पर एक शिक्षित वर्ग जो बाबू वर्ग हुआ करता था, इनके लिए मतलब काम कर सके ऐसे वर्ग को तैयार करने के लिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी, अपने फायदे के लिए इन्होंने लागू की थी। और इनके बाद शिक्षित वर्ग ने मतलब जगह जगह पर इनका तर्कपूर्ण विरोध भी किया, क्योंकि ये भी अंग्रेजी पढ़कर फिर पश्चिमी जो सभ्यता एवं संस्कृति को समझने लगे थे। और इनका प्रभाव एक ये भी हुआ था कि इनको ग्रहण भी करने लगे थे लोग। 1854 के साल्स वुड का डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए जो साल्स वुड का डिस्पेच पत्र था, इसको 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया तथा देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया।
भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट की ओर से योजना पेश की। उसके तहत देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने और 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के प्रावधान थे। देखिए इस प्रकार से इन्होंने प्रावधान किए थे सार्सवुड के डिस्पैच पत्र के माध्यम से। और शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट थे। अगला है ब्रिटिश शासन का भारतीय समाचार पत्रों पर प्रभाव। देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए। उनमें से 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देखिए ये शिक्षा जो समाचार पत्रों से संबंधित है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट का जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार मिला था कि वह किसी भारतीय से समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले। वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी हो। इन्होंने देखो ये समाचार पत्रों के विरुद्ध ऐसा कानून लाया था कि भारतीय समाचार पत्र किसी भी प्रकार से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई भी खबर नहीं छापेंगे। ये इतना अत्यधिक खतरनाक था कि इनसे देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लग गया। जिस प्रकार से देसी भाषा में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उन पर भी प्रतिबंध लगा लिया गया। इसके बाद में आता है इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद। लॉर्ड रिपन के काल में प्रस्तुत इस विधेयक में कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज, उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों को दंडित कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया। देखिए एक इल्बर्ट बिल संबंधी इन्होंने विवाद आता है। लॉर्ड रिपन के काल में एक जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उनमें कहा गया कि न्यायाधीशों को चाहे वो भारतीय हो या अंग्रेज, उनके समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जिस प्रकार से न्यायाधीश कोई अगर किसी को फैसला सुनाए तो सामने अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, समान रूप से उसको फैसला सुनाया जाए। और इनका विरोध भी हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा इनका विरोध भी किया था, क्योंकि अंग्रेजों की नीति भी यही थी, फूट डालो और राज करो। राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश काल में आने वाले कुछ प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन। देखो राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश काल से क्या इनमें परिवर्तन आए। देश की आज़ादी के पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 रियासतें थी। इन रियासतों में रहने वाले अंग्रेज रेजिडेंट्स की निगरानी में ही शासन चलता था। देखिए जिस प्रकार से अपना राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उस समय अंग्रेजी शासन के समय 19 जो रियासतें हुआ करती थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था और 3 अन्य ठिकाने थे। और इन पर निगरानी के लिए जिस प्रकार से अपन बात करते हैं 1817 से लगाकर जो सहायक संधियाँ होती हैं, उस सहायक संधियों के बाद में इन देशी रियासतों के ऊपर एक एजेंट टू गवर्नर जनरल बिठाया गया 1832 में। ये इनके ऊपर निगरानी रखता था